नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु। आप लोगों का फिर से स्वागत है और एक ऐसी वीडियो के साथ स्वागत है जो नेशनल इनकम का पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर लेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि आप नेशनल इनकम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं या कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, और उनके बीच का प्रॉपर डिफरेंस जानेंगे। जो डिफरेंस आज के दिन 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपको जानने को मिलेगा इसके अंदर कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। ये बहुत बेसिक ऐसी चीज़ है जो आज के दिन बच्चों को पता होनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जीडीपी बेटर है कैलकुलेट करने के कंपैरिजन में। एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज की प्राइस इंडेक्स है। एक इम्पॉर्टेंट और रह जाता है जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी के साथ वेलफेयर क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या होते हैं, ग्रीन जीएनपी क्या होता है, बहुत कुछ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूँ। ये आपको 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है और 6 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है। ये बुक संदीप गर्ग सर की बुक से ये प्रभावित हमने नोट्स बना रखे हैं। पेज नंबर 4.30 पे आप जाके देख सकते हो लेटेस्ट एडिशन। और अगर आपकी बुक लेटेस्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपना बुक में जाइए और अपने बुक के अंदर ये वाला पोर्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में सारी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें डिफरेंस जानना है कि नेशनल इनकम करंट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं और कांस्टेंट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस हमें जानना है, जिसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे मीनिंग्स के साथ। ठीक है, मैं पहले आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि नेशनल इनकम होती क्या है। देखिए, हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उनकी जो कीमत होती है उसको मिला के बनाया जाता है नेशनल इनकम। अब बस फ़र्क किस बात का है कि जब आप करंट प्राइस की बात करेंगे तो वो कहेगा कि इट रेफर्स टू मनी वैल्यू। देखो, मनी वैल्यू की बात कर रहा है, कीमत की बात कर रहा है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारे देश में प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, जो हमारे देश के बेसिकली ये कह सकते हैं जो निवासी लोग हैं, जो यहाँ पे निवास करते हैं, चाहे वो हम लोग हैं या फिर जो बाहर से आके रह रहे हैं, उनको भी यहाँ पे जोड़ा जाता है। ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। जब आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की एक कीमत निकालते हैं, अपने देश में रह रहे लोगों द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की गई हैं उनकी करंट ईयर प्राइस के हिसाब से जब आप उनकी टोटल मनी वैल्यू चेक करते हैं तो उसको कहा जाता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, और अगर उसी डिफरेंस की बात करें, यहाँ करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमने सेशन लिया है 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि 23 तो अभी लेटेस्ट में चल रहा है ना, तो इसको तो पूरा साल पड़ा हुआ है। अब इसमें जितने उतार चढ़ाव आएंगे वो हम अगले साल तक देख पाएंगे। तो जब आप अपने करंट ईयर के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत निकालते हैं, उनकी मनी वैल्यू निकालते हैं, तो उसको एक चीज़ आप करते हैं अपने बेस में रखते हुए 2011-2012 बेस ईयर लिया जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको अपडेट करके 2017 जो वाला साल है उसको बेस ईयर के तौर पे लिया जाए, क्योंकि उस साल इकोनॉमी में हमारे देश की 8% से ज़्यादा तक भी ग्रोथ रेट रही थी। जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन था, जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, वो 8% से भी ज़्यादा था। ठीक है, तो जब आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत को बेस ईयर के हिसाब से लेते हो तो आप उसको बोलते हो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और जब करंट ईयर के हिसाब से लेते हो तो उसको बोला जाता है नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप इसको देखते हैं, देखो हमें दोनों ही कैलकुलेट, बेसिकली हम दोनों ही चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। मैं इनके सुटेबल एग्जांपल्स के साथ आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये कौन सा बेहतर होता है, कौन सा बेहतर इसमें नहीं होता। एक डिफरेंस अगर इसका और जानते हैं तो कहता है कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज़ नॉट करंट प्राइस के लिए नॉट कहता है अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप अपनी इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ जानना चाहते हो तो आप करंट प्राइस के दम पे कैलकुलेट ना करें, ये सही टूल नहीं है आपकी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने के लिए। लेकिन कांस्टेंट प्राइस के लिए क्या कहा जाता है कि इट इज़ द बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे बोले कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, आप करंट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे या कांस्टेंट पे, करंट ईयर का प्राइस, जो करंट प्राइस है वो प्राइस से भी मतलब इस पे फ़र्क पड़ता है और क्वांटिटी से भी इस पे फ़र्क पड़ता है। प्राइस की अगर आज के दिन बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिकली 4 से 5% इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे ज़्यादा या उससे कम इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो कहा जाता है कि कॉज ऑफ चेंजेस, जो आपके नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में जो चेंजेस आते हैं
इट इज़ अफेक्टेड, वो पूरा अफेक्ट होता है बाई चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। लेकिन कांस्टेंट प्राइस के लिए कहा जाता है इट इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन द क्वांटिटी ओनली। आप सिर्फ जब गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी में बदलाव करते हैं तो आप कांस्टेंट प्राइस के अंदर जो नेशनल इनकम निकालेंगे उसमें चेंज देखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी दोनों को देखा जाता है। अगर आप कैलकुलेशन की बात करते हैं कि आमतौर पर आप प्राइस की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो आप P1 की मल्टीप्लाई Q1 से करते हैं, यानी कि करंट प्राइस की मल्टीप्लाई आप करंट क्वांटिटी के साथ करते हैं। इसलिए उसने कहा भी था कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होते हैं तब इसमें बदलाव आता है। लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस बेस्ड है उसमें क्या होता है कि आप P0 यानी कि बेस ईयर प्राइस जो 2011-12 का है और आपका जो करंट ईयर की क्वांटिटी है, यानी कि आपने इस 2022-23 में, ठीक है, 2022-23 में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी उनकी मल्टीप्लाई आप बेस ईयर के प्राइस से करते हैं तो आप अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। की बात करें, अगर आप देखो वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन करना चाहते हो तो करंट प्राइस पे कभी कंपैरिजन नहीं किया जाता। कंपैरिजन अगर किया जाता है जो आमतौर पर जनरली यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपके किसके, कांस्टेंट प्राइस को यूज़ किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ नॉट अ सुटेबल टूल फॉर कंपैरिजन द नेशनल इनकम ऑफ द डिफरेंट ईयर्स। आप डिफरेंट ईयर एज वेल एज डिफरेंट इकोनॉमी के हिसाब से ये बात करते हैं तो ये सही नहीं है। कंपैरिजन के लिए करंट प्राइस सही नहीं है, ठीक है। बट वो क्या कहता है इसके लिए, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन द नेशनल इनकम द डिफरेंट ईयर। अगर आप अलग अलग ईयर्स के हिसाब से भी कंपेयर करते हो या फिर आप अलग अलग इकोनॉमी इंटरनेशनली कंपैरिजन करते हो तो आप इसको चूज़ करोगे ना कि इसको। ऐसा इसलिए भी होता है ना क्योंकि देखो इन्फ्लेशन के टाइम पे दाम घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, यहाँ कभी दाम फिक्स नहीं होते। तो इस हिसाब से आप कभी रियल चेहरा देख ही नहीं पाते इकोनॉमी का जो दिखाना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि कांस्टेंट प्राइस की नेशनल इनकम इज़ मच बेटर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा सटीक होती है एज़ कम्पेयर टू करंट प्राइस। और इनके फिर अलग अलग नाम भी हैं जो भी आप आगे पढ़ोगे। इसको आप नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से कैलकुलेट करते हो, इसको आप रियल जीडीपी या फिर रियल नेशनल इनकम के नाम से भी कैलकुलेट करते हो। और यहाँ से आपका क्वेश्चन दूसरा बन जाता है कि ये जो नॉमिनल जीडीपी है या रियल जीडीपी है ये होती क्या है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अपने अपने अलग फेसेस हो सकते हैं। अब मुद्दा ये कि व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी या व्हाट इज़ रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी या इसको बोला जाता है जीडीपी एट करंट प्राइस। बात एक ही है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही चीज़ है। कहता व्हेन जीडीपी इज गिवन ईयर 2022-23 लिया इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द सेम ईयर। आप 2022-23 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, ओवरऑल की बात करें तो इस साल 7.2% टोटल, मतलब ओवरऑल देखें पूरी साल का 2022-23 की जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ रही है वो 7.2% रही है। जहाँ पे वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा है वहाँ भारत का जो जीडीपी है वो 7.2% तक ग्रो कर रहा है। हमारे आरबीआई ने करा था ना किसी और बैंक ने करा था, इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी इतना नहीं लग रहा था, वो ये था कि 6% के आसपास तक, 6-6.5% के आसपास तक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड भारत है 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे मिला। तो आप जिस ईयर में जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर के आप प्राइस को लेके चलते हैं तो नॉमिनल जीडीपी की बात होती है। और अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर के हिसाब से तो अब आज की गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत अगर आप 2011-12 के बेस ईयर प्राइसेस से कैलकुलेट करते हैं तो आपको रियल जीडीपी मिलती है। और एक बात का ध्यान रखें कि रियल जीडीपी इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये इकोनॉमी की सही चेहरे को दिखाती है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दिया जाएगा कुछ अगले पन्ने पे। मान के चलिए ऐसा क्यों होता है कि सर ये क्या चीज़ है जो ये बार बार आप हमसे कर रहे हो कि 2011-12 के प्राइजेस के हिसाब से तो आज की नेशनल इनकम सही आएगी और वैसे सही नहीं आएगी। ये सभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल ये है, मान के चलिए आपकी बुक का एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक में जो ये वाला एग्जांपल दे रखा है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर ये वाला चेक करो, मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूँ। चलो मैं कॉपी गंदे नहीं कर रहा, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। इन्होंने दोनों में लिया है, करंट प्राइस में भी लिया है और कांस्टेंट प्राइस में भी लिया है, ठीक है। अब वो कैसे वर्क करेगा उस पर अभी हमें बात कर लेनी चाहिए। मान के चलिए कि वीट किलो के हिसाब से, कपड़े मीटर के हिसाब से और दूध लीटर्स के हिसाब से प्रोड्यूस होना है। 2022 और 23 में ये जो Q1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू क्वांटिटी को। सपोज़ करिए कि 1000 किलो गेहूँ, 500 मीटर कपड़ा और 250 लीटर दूध प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और उनका कीमत कितनी है, करंट प्राइस के हिसाब से बात करते हैं। सपोज़ करिए गेहूँ में 20 रुपये किलो यानी कि 2000 रुपये क्विंटल, कपड़ा है 25 रुपये मीटर और दूध है आपका 40 रुपये लीटर।
वैसे आपको एक छोटी सी बात अगर आपको बता दूं तो 40 रुपये नहीं है। अगर आज आपके दिन अमूल वगैरह का भी आप लेके चलते हो तो 65 तक वो क्रॉस कर चुका। आपकी दूध की थैली आधे लीटर की फुल क्रीम मिल्क आपका 32 से 33 रुपये चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप काऊ मिल्क वगैरह पे जाते हैं तो उनके दाम थोड़े से कम हैं, लेकिन चलिए ठीक है, एग्जाम्पल की बात है। तो गेहूँ आपका 20 रुपये किलो बिक रहा है 2022-23 में। 25 रुपये मीटर के हिसाब से आपने कपड़ा लिया और 40 रुपये लीटर के हिसाब से आपने क्या करा, हाँ, दूध बेचा। यही दाम 2011-12 में क्या थे, गेहूँ था 12 रुपये किलो, ठीक है, कपड़ा था 15 रुपये मीटर और आपका दूध कितना बिक रहा था, 30 रुपये लीटर दूध आपका बिक रहा था। अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आप इसको कैसे निकालते हो, करंट वैल्यू जो इसकी मार्केट वैल्यू है, आप इस Q1 की मल्टीप्लाई जब P1 से करोगे तो 20,000, 12,500, 10,000 रुपये, कुल मिलाकर 42,500 रुपये आपने करंट ईयर में कमाए, ठीक है। और अगर आप बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से लेते हैं तो आपने सिर्फ मात्र कितने रुपए कमाए, 27,000 रुपये। तो लोगों को क्या लगेगा कि अरे यार पहले तो सिर्फ हम 27,000 रुपये कमाते थे, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ 27,000 रुपये कमाते थे बेस ईयर के हिसाब से। आज के दिन करंट ईयर के हिसाब से जो उनका प्राइस है उससे कितने कमाते हैं हम लोग, 42,500 रुपये हमारी इकोनॉमी ने कमाए। आप एक बात देखो ना भाई, कीमतें बढ़ी हैं, प्रोडक्शन सेम है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी तरक्की करे तो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को जितना बढ़ाओगे उतना आपकी इकोनॉमी तरक्की करेगा। ये प्रॉब्लम होती है करंट ईयर के बेस पर, बेस ईयर पे। बेस के हिसाब से आपको लगेगा आपने 27,000 रुपये कमाए, आज के दिन कितना, 42,500, ठीक है। तो बस यहाँ पे कीमतें बढ़ी, कीमत के बढ़ने से आपकी कीमत 27 से 42,500 हो गई। अगर कीमत ना बढ़ती और प्रोडक्शन आपका बढ़ने से इतना होता तब आप एक्चुअल में कह सकते थे कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर गई। देखिए लिखा भी हुआ है, द डिफरेंस ऑफ 50,500 इज 15,500 इज नॉट रियल, इट डज नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज द इंक्रीज मेनली ड्यू टू राइज इन प्राइस। क्योंकि सिर्फ कीमतें महंगी हो गई हैं, चीज़ें महंगाई बढ़ गई है, प्रोडक्शन आपका सेम है। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता तो आप कह सकते थे कि आपकी इकोनॉमी ने ग्रो किया है। इसीलिए कहा जाता है कि रियल जीडीपी आपकी असली चेहरा दिखाती है और नॉमिनल जीडीपी आपका इकोनॉमी का असली चेहरा नहीं दिखाती, ठीक है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि रियल जीडीपी इज़ फार बेटर देन व्हाट, नॉमिनल जीडीपी। ओके, फिर आजकल एक चीज़ और प्रचलित है जो एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर पूछ ली जाती है कि वो इस पे बेस्ड आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है। फॉर्मूला किस तरीके से कार्य करता है जानते हैं उसको। तो एज अ फॉर्मूला अगर इसको पढ़ते हैं तो कहता है कि रियल जीडीपी क्या है। तो रियल जीडीपी में क्या होगा, आपको नॉमिनल जीडीपी गिवन होगी जो अपने करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करोगी, आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला एक नंबर के लिए बहुत सिंपल हो सकता है। रियल जीडीपी बराबर नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स। और अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो आप ध्यान से सुनना, इस प्राइस इंडेक्स को इधर ले आओ, इधर डिवाइड में इधर आके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 100 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाल सकते हो, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये एक नंबर के लिए आपके बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इनको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये बातें अभी खाली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के फॉर्मूला के। अब इसमें एक शब्द आया नया, प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो प्राइस इंडेक्स को दूसरा आप जीडीपी डिफ्लेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए कहता है द जीडीपी डिफ्लेक्टर को आप एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लिक्ट प्राइस डिफ्लेक्टर इंडेक्स। इम्प्लिक्ट प्राइस डिफ्लेक्टर इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, जो आपकी महंगाई को कैलकुलेट करता है। मैं सीधी सी बात करूं तो प्राइस इंडेक्स की बात है कि आज के दिन चीज़ों की कितनी कीमत है, आज के दिन चीज़ों की कितनी कीमत है, उससे आप महंगाई का पता लगा सकते हैं। वही आपको प्राइस इंडेक्स समझाना चाहता है। फॉर्मूला वाइज देखते हैं या डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो फॉर्मूला तो आपको ये लिखा हुआ। अब प्राइस इंडेक्स कैसे निकालोगे, आप नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करो, यानी कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का आप क्या लोगे, नॉमिनल जीडीपी जो करंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है, रियल जीडीपी जो बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होता है, बेस प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इन दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई आप 100 से कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। वही चीज़ उसने आपको डेफिनेशन में दी है, इट इज़ द रेशियो। रेशियो की बात कर रहा है कि आप नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करो, किसको, ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर एट अ करंट प्राइस टू दैट द प्राइस दैट प्रिवील ड्यूरिंग द बेस ईयर। बात वही है, आप नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हो, आपकी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत है जो एक साल में आपने प्रोड्यूस करी हैं, आप उसे करंट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो नॉमिनल जीडीपी, और बेस ईयर पे प्राइस करोगे तो रियल जीडीपी। तो कुल मिला के नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो इंटू 100 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स।
भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये पूछा भी जाने लगे सर, आप जाके उठा के क्वेश्चन देख सकते हो, इन पर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने लगे हैं। फिर वो आपसे आगे डिस्कस करेगा कि भैया जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है बेसिकली। तो जीडीपी तो हमें पता है, ठीक है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो आप इकोनॉमिकली कैलकुलेट करते हैं, आप जो नेशनल कैलकुलेट करते हैं उसको दिखाता है एंड वेलफेयर। अब लोगों को क्या लगता है कि जितना ज़्यादा जीडीपी हाई होगा उतना ही देश के अंदर वेलफेयर होगा। ऐसा तो नहीं है। पहली बात, अगर वेलफेयर की ही बात करेंगे, वेलफेयर क्या है तो मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग अमंग द पीपल। अगर मैं वेलफेयर की बात करता हूँ तो वेलफेयर का मतलब होता है सामाजिक कल्याण, ठीक है। आप सामाजिक कल्याण कैसे कर सकते हो? अब मान के चलिए छोटी सी बात करने के लिए, समाज के लिए कोई भी आप काम करते हो कि इट्स ऑल अबाउट द सोशल वेलफेयर। तो जो हमारी गवर्नमेंट राशन बांट रही है फ्री में, चाहे वो गेहूँ हुए या चावल हुए, चीनी हुई, चीनी बहुत कम दामों में बेच रही है, तकरीबन मार्केट से आधे दामों में बेच रही है, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें, दालें दे रही हैं, काले चने, वट जो भी मिल रहा है, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो जब लोग सेटिस्फाइड होते हैं, मान के चलिए पब्लिक पार्क बना दिया गया, पब्लिक पार्क इकोनॉमिकली हमारी जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट, उसके लिए बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें वेलफेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ कहा जाता है कि इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जितना ज़्यादा लोगों के हाथ में सेवाएं पहुँचेंगी उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपके देश में वेलफेयर पे काम हो रहा है। जैसे आपका टीकाकरण मुफ्त हुआ, जिन लोगों के जेब में पैसा था, जो लाइन में नहीं लगना चाहते या जिनके पास वक्त नहीं है कि हम इतना वक्त नहीं दे सकते, उन्होंने तो प्राइवेटली पैसा ठुकवाया 2-2 4-4 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद। लेकिन हम जैसे और आप जैसे लोग या आपकी फैमिली जैसे लोगों ने क्या किया था, हम तो भैया ऑनलाइन बुक करा, जैसे भी हो सकता था, उसका जो टीका का जो स्लॉट था वो बुक करा, और फिर जाके ऑफलाइन मतलब लोग वहीं जाके अपना सेंटर पे जाके लगवा ले। किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा हमें देना नहीं पड़ा। अब कहा जाता है कि हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल। ऐसा सच नहीं है। लोगों को लगता है कि जिस देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा है वहाँ वेलफेयर भी बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो हर चीज़ की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो इन्होंने कुछ लिमिटेशंस इसमें डाल रखी हैं, कुछ रीजंस इसमें डाल रखे हैं कि ऐसी ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब एक छोटी सी बात करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये आपका पहला टॉपिक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक के इस थ्योरी पार्ट को पिक आउट कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं इस वाले हिस्से को, चेक कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, चेंज इन इज प्राइस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नलिटीज़, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और आपका कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तो हम इनको सबको डिस्कस कर रहे हैं और समझेंगे कि ये क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जिन लोगों को लगता है कि जीडीपी इंक्रीज़ हुई, अब आप एक बात समझना, हमारी इकोनॉमी में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं जो गरीब हैं और एक ऐसे लोग रहते हैं रिच हैं। तो आपने छोटी सी बात सुनी होगी कि अमीर तो और अमीर होता जा रहा है, खासतौर पे लॉकडाउन में देखा गया, और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। तो आप समझो कि इन अमीरों की वजह से भी हमारे देश की जीडीपी ग्रो करेगी। लेकिन सच्चाई क्या है कि मर तो ये लोग रहे हैं ना भाई। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कौन टूटा? गरीब लोग टूटे। और सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? अमीर और अमीर हो गया। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये इनइक्वालिटीज़ को पैदा करता है। तो लोगों को लगता है कि जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो लेवल तक का बंदा भी ग्रो कर रहा है। हाँ, अगर एक गरीब व्यक्ति भी अपने आप को पहले से बेहतर कर पा रहा है तो आप कह सकते हो कि सच में जीडीपी जो हमारे देश की है वो हमारे देश के रियल पिक्चर को दिखा रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। ये आपके फर्स्ट फेज के साथ आता है। चेंज इन इस प्राइस, एक शब्द मैं आपके साथ लिख दे रहा हूँ, इन्फ्लेशन। अब महंगाई को देखते हुए आप एक बात बताओ, लोगों को लगता है कि भाई धड़ल्ले से, जैसा हमने उस एग्जाम्पल में कितना लिया था कि आप 27,000 रुपये कमा रहे थे बेस ईयर के प्राइस से और 42,500 रुपये कमा रहे थे आप करंट ईयर के प्राइस से। तो ये कोई असली बात नहीं है। अगर आप आपने गुड्स एंड सर्विसेज तो अक्सर प्रोड्यूस करी नहीं, कीमतों के बढ़ जाने से या कीमतों के घट जाने से आपकी जो जीडीपी कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो ये भी आपका रियल पिक्चर तो दिखा नहीं रहा। रियल पिक्चर मज़ा तो तब आएगा जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पहले से कहीं ज़्यादा हो रही हो, तब आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की अगर बात करते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप अपनी मम्मी को ले लीजिए, जिसमें एक शब्द लिख दे रहा हूँ मैं, हाउस वाइफ। अब हाउस वाइफ से ज़्यादा बेहतर एक घर को चलाना किसी को नहीं आता। तो जैसे देश चलाना किसी एक पूरी गवर्नमेंट पूरे लोगों के हाथ में होता है, एंटायर पूरी इकोनॉमी के हाथ में होता है, उसी तरीके से घर को चलाने में हाउस वाइफ का बहुत हाथ होता है। लेकिन आप सोचो कि इनको कभी निर्धारित ही नहीं करा जाता कि ये भी नेशनल इनकम के लिए कुछ, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती।
वैसे तो हाउस वाइफ के लिए ये कहा दिया जाए, जैसे मदर हो गई कि मदर जो अपने बच्चे के लिए इतना, मतलब जो हाउस वाइफ है वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए इतना करती है, तो उसको लव एंड अफेक्शन के नाम पे कह दिया जाता है कि भाई आप किसी के प्यार की कीमत को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि माएँ अपनी एक क्षमता से ज़्यादा जाके अपने बच्चों के लिए कार्य करती हैं, लेकिन अगर वहीं को किसी और के घर में जाके काम करेंगे तो वो अपनी रियल क्षमता के साथ कभी भी काम नहीं करती, वो उसको सिर्फ एक काम की तरह करती हैं। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, हाउस वाइफ हो गया, किचन गार्डनिंग हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ें, ठीक है। आप इनको जीडीपी के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते, तो इससे भी आप वेलफेयर का एक रियल फेस नहीं देख पाते। अब यहाँ बात करते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब मान के चलिए आपकी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो, तो प्रॉब्लम ये होगी जो पर कैपिटा इनकम है वो घट जाएगा। मैं कहता हूँ कि एक देश में मान के चलिए एक घर में 4 लोग रहते हैं और उनके घर की कमाई है 1 लाख रुपए, तो पर बंदे पे कितने कितने आ गए, 25,000 रुपये। फिर वहीं इन 1 लाख रुपये को डिवाइड कर दीजिए 10 लोगों में, ठीक है भाई। 4 लोग, मम्मी पापा, 2 बच्चे, हम 2, हमारे 2, सिंपल सी डील है। और 1 लाख रुपये अगर वो कमाते हैं तो उनके साथ जो पर कैपिटा जो डिवाइड हुआ वो 25,000 रुपये पर बंदे पे आ गया, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी वही पॉपुलेशन उसी में 10 है और आपकी कमाई अभी भी 1 लाख ही है, सही है, तो अब आप खुद सोचो, चलो हमने 1 लाख की जगह उसको 1.5 लाख कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर, हमने उसको 1 लाख की जगह 1.5 लाख कर दिया। अगर आप 1.5 तो बढ़ गई है, इससे पहले ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब आपको 1.5 लाख को 10 से भी डिवाइड करोगे तो पर बंदे के हाथ में कितने आ रहा है, कितने आ रहे हैं पर बंदे के हिसाब से, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे 1 लाख जो कि इससे कम है, यहाँ लोगों के हाथ में 25,000 आ रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ कम है और यहाँ पॉपुलेशन की काउंटिंग पहले से ज़्यादा है, इसी वजह से ये दिखने में भी इससे ज़्यादा है, लेकिन ये रियल फेस इकोनॉमी का नहीं दिखा रहा है। लोगों को दिखाया जाएगा 1.5 लाख रुपये, अरे वाह इसके घर में कितने, सिर्फ 1 लाख रुपये, अरे जा 50,000 तो उससे ज़्यादा कमाते हैं भाई, 4 लोग हैं, वहाँ कितने, 10 लोग हैं, ठीक है। अगर जीडीपी की कंपोजिशन की बात करते हैं कि जीडीपी कंपोजिशन क्या है, तो ये बात सच है कि लोगों को लगता है जीडीपी ज़्यादा है तो वेलफेयर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जीडीपी ज़्यादा है तो वेलफेयर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं, अब एक बात बताओ, लड़ाई का दौर आ रहा है, हमारे पड़ोसी देश बर्बाद होते जा रहे हैं, पाकिस्तान बर्बाद होता जा रहा है, श्रीलंका ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया, नेपाल पे भी चाइना जैसे देशों का हाथ है, बांग्लादेश की हालत खस्ता करा रही है। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया तो वहाँ से लोग कहाँ भागेंगे, इंडिया बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि उसका असर इंडिया पे नहीं आएगा। आपके देश में जीडीपी बढ़ रही है, आपके देश में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ना जो वॉर गुड्स हैं, जो लड़ाई से हैं, उनको आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसका हमारे इकोनॉमिकली कोई भी फ़ायदा तो हमें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आप वॉर गुड्स अगर बनाते हो, बंदूक वगैरह बनाते हो, तो सब देश की क्या तरक्की करोगे, बंदूक दिखा के तो देश की तरक्की होगी नहीं, ठीक है। और लास्ट एक शब्द आता है एक्सटर्नलिटीज़। अब ये क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट देता हूँ। आपने इंडस्ट्रीज़ लगाई है ना, आपने इंडस्ट्रियल किया, और दूसरा आपने पब्लिक पार्क बनाया, पब्लिक पार्क हिंदी की नॉर्मल लैंग्वेज पब्लिक पार्क बना लिया। अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से कहीं ना कहीं जो उससे वेस्ट जनरेट होता है उसको नहीं संभाल पा रही है ये जो हमारे, ना तो इंडस्ट्रीज संभाल रही हैं, इनको तो संभालना ही नहीं है, इन्हें तो बस नोट छापना, नोटों खाएंगे और मरेंगे, ठीक है बस, है ना। आप यमुना की हालत जाके देखो दिल्ली में, ठीक है। अभी केजरीवाल साहब ने ये कहा है कि भाई वोट मत देना, मतलब मुझे 2024 में अगर यमुना साफ न हो जाए, आप ना जाके हालत देख लो, एक घूंट पानी अगर केजरीवाल को पिला देना वो बंदा मर जाएगा भाई। मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी है यमुना जी की, मतलब पाल रही है वो दुनिया को। और आज के दिन आप जाके देख लो, इतना ज़्यादा वेस्ट उसके अंदर फेंका जाता है, इतना केमिकल फेंका जाता है कि ऐसे ऐसे झाग बन जाते हैं कि जो जानवर पी रहे हैं या तो कैंसर से मर रहे हैं या फिर पी के मर जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं ये जीडीपी ग्रोथ तो इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है, आपके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि एक एनवायरनमेंट को भी बचाना है, अपनी इस धरती को भी बचाना है। नेचर कुछ नहीं मांगती आपसे यार, आप नेचर को लूट के खा रहे हो, सही है। तो यहाँ जो आप जीडीपी ग्रोथ है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, जो कतई गवारा नहीं है। दूसरा देखते हैं पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क के साथ क्या होता है कि इसमें आम जनता ना फ्री में आ जा सकती है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप वेलफेयरली आप लोगों के लिए हेल्प करा रहे हैं, यहाँ वेलफेयरली बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिस्कस कर सकते हो। एंड एट द लास्ट कि व्हाट इज़ ग्रीन जीएनपी एंड जीडीपी, यहाँ पे ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जाएगा कि ग्रीन जीएनपी क्या है। ग्रीन ये 1 नंबर के लिए बढ़िया हो सकता है भाई, 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, जो बात अभी हमने इंडस्ट्रीज़ की करी, अब आप खुद सोचना, ये लोग तरक्की के नाम पे एनवायरनमेंट की बजा रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि तरक्की करने खेत ख़त्म कर दो, और ये जो लोग गांव देहात में हैं
नो डाउट कि गांव ने ही पूरे भारत को या पूरे विश्व को बचाया है कोरोना के टाइम पे। इन लोगों की उसकी कदर ही नहीं है कसम से। मतलब ये लोग अपने खेत खलियान बेच के थोड़ा सा पैसा फालतू मिल जाएगा, मान के चलिए कि एक खेत की कीमत 10 लाख है, 10 लाख के बदले में उनको 40 लाख मिलेगा, तो ये उसको बोलेंगे मुआवजा। मेरे भाई 2 साल में खा जाओगे इतना पैसा, क्योंकि फट तुम्हें गाड़ी चाहिए, बड़ा सा मकान चाहिए, उसमें AC चाहिए, है ना, बस ये तो चाहिए। खाओगे क्या? कुदरत के साथ क्या कर रहे हो यार। लोगों को हम अपनी तरफ जाके देख रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में मकान बना रहे हैं। मकान बनाना खेतों में गलत नहीं है, ये कॉलोनी काट रहे हैं भाई उनमें निखालस से। मतलब खेत खत्म कर करके जो हमारे एरिया की, हम लोग गाज़ियाबाद क्षेत्र से कनेक्ट हैं, जिला आप हम लोगों को लगता है, जो मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, जो हमारे जो गाँव हैं, रोड सहारे सब क्या हो रहा है, बसावट हो रही है। अब भाई लोगों को रखोगे क्या, खाओगे नहीं क्या? आप तरक्की कर रहे हो लेकिन नेचर को दाव पे लगा के क्या फ़ायदा ऐसी तरक्की का जो कल को आपके ही बच्चों का दम घोट दे। इसीलिए कहते हैं कि ग्रीन GNP मेजर नेशनल को हम कैलकुलेट करते हो और आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब है घटना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डीग्रेड ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। अब सपोज करो आपने कहा जी हमने इस साल 1 लाख रुपए हमारी पूरी एंटायर इकोनॉमी में कमाई। आप 1 लाख तो देखोगे, आपको 1 लाख तो दिखाई देगा, आपको आपके खेत की कीमत 10 लाख से 40 लाख तो दिखाई देगी। फिर वहाँ ठोक देगा इंडस्ट्री और आसपास के जितने भी लोग हैं वो अपने खेतों को बेच बेच के जंगल कर देंगे खाली। खाओगे क्या? है भाई, दूसरे देशों पर डिपेंड रहना है क्या? सपोज करो कि इस 1 लाख को कमाने के चक्कर में आपने 20,000 रुपये के नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा दिया, तो आपने एक्चुअल में कितना कमाया? 80,000। इसकी कोई बात नहीं करता, क्यों करें, हमारा क्या जा रहा है? पानी कौन सा मोल का आ रहा है, 10-10 रुपये की बोतलें पी रहे हैं हम पानी की। तो ग्रीन GNP इसी तरीके से है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना, ये चैप्टर प्रॉपर डन है। अगर कुछ कमी लगती है तो बताओ, एक तो हमें लाइटिंग एडजस्टिंग बल्कि कोई बता दे तो थोड़ा मज़ा आ जाए। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे अपना नंबर 5, पूरी बुक निपटा देंगे।